दोस्तों नमस्कार। मैं आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3, जिसमें हम नागरिकता और मूल अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में एनसीईआरटी आधारित भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3। आइए सबसे पहले हम नागरिकता से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, प्रश्न है दोस्तों कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो आप जानते भी हैं कि भारतीय संविधान का भाग 2 जो है ये नागरिकता से संबंधित है और भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता यानी सिटीजनशिप से संबंधित जो है प्रावधान किए गए हैं और नागरिकता लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के अपरिहार्य सिद्धांत को कानूनी स्वरूप प्रदान करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन है आपके दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है और भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का उपबंध ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीकरण के आधार पर या उपरोक्त सभी के आधार पर। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के आधार पर। दोस्तों देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है और इसके अंतर्गत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है और इस अधिनियम में वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 में संशोधन किया गया है। वर्तमान में भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। ये है जन्म से, वंशानुगत पंजीकरण से और देशीकरण और विदेशी भूमि के अधिग्रहण से। तो ये भारतीय संविधान में नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 तरीके हैं। कोई भी व्यक्ति जन्म से, वंशानुगत आधार पर, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और विदेशी भूमि के अधिग्रहण के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। ऑप्शन है भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सही उत्तर ऑप्शन डी है, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों डुअल सिटीजनशिप यानी दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। अमेरिका में शासन व्यवस्था का स्वरूप आप जानते हैं फेडरल यानी संघीय है और इसके अंतर्गत केंद्र और प्रांतों की सरकारों की मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है और केंद्र तथा प्रांतों के द्वारा लोगों को अलग अलग नागरिकता दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है। ऑप्शन है नागरिकता का परित्याग करने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर या उपरोक्त सभी आधारों पर। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी आधारों पर। यानी 3 प्रकार से किसी भी नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है। पहला प्रकार ये है कि जब कोई व्यक्ति अन्य देश की नागरिकता ले ले, दूसरा ये कि नागरिकता का परित्याग कर दे और तीसरा ये कि सरकार द्वारा यदि कोई व्यक्ति नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है तो जो है नागरिकता समाप्त हो सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए थे। ऑप्शन है नागरिकता प्रावधान, चुनाव संबंधी प्रावधान, अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान और उपरोक्त सभी प्रावधान। तो देखिए दोस्तों, जब भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था, उस समय जो है नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद और अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंधों को लागू कर दिया गया था। और आप जानते हैं कि भारतीय संविधान पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, लेकिन नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद और संक्रमणकालीन प्रावधान तुरंत ही लागू कर दिए गए थे। नागरिकता के बाद आइए देखते हैं दोस्तों भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग मूल अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में दोस्तों नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार वर्णित है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान आप जानते हैं अमेरिकी संविधान से लिया गया है और जो अमेरिका के अधिकार पत्र यानी बिल ऑफ राइट्स के समान है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है।
देखिए ऑप्शन है देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो सही उत्तर है दोस्तों सूचना का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार के रूप में जो है भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, लैंगिक समानता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं। दोस्तों देखिए सूचना का अधिकार या आरटीआई जिसको राइट टू इंफॉर्मेशन कहा जाता है ये एक लीगल राइट है और इसको सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत नागरिकों को प्रदान किया गया है। तो देखिए सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक विधिक अधिकार है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो आप जानते हैं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में वर्णित है और समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक में किया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण के संबंध में प्रावधान किया गया है और इसमें यह कहा गया है कि राज्य नागरिकों को विधियों के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक भारतीय संविधान में नागरिकों को समानता के मूल अधिकार दिए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का यानी भेद जो है अछूतपन का भेदभाव का उन्मूलन करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, 15, 16 या 17। तो अस्पृश्यता 17 सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अस्पृश्यता के उन्मूलन संबंधी प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 17 में किया गया है और अस्पृश्यता के प्रयोग और उसको बढ़ावा देने या उससे संबंधित विवादों के कारण किसी प्रकार की निर्योग्यता को दंडित करने के उद्देश्य से संसद द्वारा दोस्तों एक अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 भी पारित किया गया है। वर्ष 1976 में इसमें संशोधन करके इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अस्पृश्यता संबंधी जो अस्पृश्यता के उन्मूलन संबंधी मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 17 में वर्णित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता ये आपका सुमेलित है। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता ये भी सुमेलित है। अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत नहीं बल्कि अस्पृश्यता का अंत किया गया है और अनुच्छेद 18 सैन्य उपाधियों की अनुमति। तो देखिए दोस्तों अनुच्छेद सी आपका सही सुमेलित नहीं है क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है और अनुच्छेद 18 ये वर्णित करता है कि राज्य को सैन्य और अकादमिक क्षेत्रों को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार की उपाधि जो है प्रदान करने से प्रतिबंधित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है? समता का अधिकार ये है, स्वतंत्रता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो मूल संविधान बना था उसमें संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत इसको सामान्य विधिक यानी कानूनी अधिकार के रूप में शामिल कर दिया गया है। तो अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रह गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? आपको बताना है। ऑप्शन है देखिए विधियों का समान संरक्षण, भाषण की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता या कार्य और सामग्री की सुरक्षा। तो सही उत्तर है प्रेस की स्वतंत्रता यानी दोस्तों लिबर्टी ऑफ प्रेस ये जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस भाषण की स्वतंत्रता के अंतर्गत है। भाषण की स्वतंत्रता मतलब वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दोस्तों भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन साकल पेपर मिल्स बनाम भारत संघ मामला 1961 में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 19(1) क में जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वही प्रेस की स्वतंत्रता उसमें निहित है और प्रेस को साधारण नागरिकों से अलग विशिष्ट अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 क के अंतर्गत ही शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है क्या? देखिए 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं, 8 प्रकार की स्वतंत्रताएं या 9 प्रकार की स्वतंत्रताएं। तो सही उत्तर है दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। एक तो है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता और देश के किसी भी भूभाग में अबाध संचरण की स्वतंत्रता, किसी भी भाग में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता या कोई भी वृत्ति या आजीविका करने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्णित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 20(3), अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 और 74। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20(3) में। दोस्तों, संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 20 सब सेक्शन 3 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जबकि अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान है। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत ये मौलिक अधिकार है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है एक राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, मौलिक अधिकार या धार्मिक अधिकार? तो सही उत्तर है जीवन का अधिकार। दोस्तों देखिए, ये भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार है और संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए अस्थायी आवास, निजता का अधिकार, इन सब को भी जीवन के अधिकार के रूप में मौलिक अधिकार माना है, क्योंकि जीवन का अधिकार तभी चल सकता है जब लोगों के पास रहने के लिए, खाने के लिए और जो है दोस्तों स्वच्छ वातावरण आदि उपलब्ध हो, तभी व्यक्ति का जीवन सुरक्षित हो सकता है। इसलिए भारतीय संविधान के अंतर्गत जो जीवन का अधिकार है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, उसका दायरा बहुत ही व्यापक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों यानी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो सही उत्तर है यह एक मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स है। दोस्तों देखिए, आप देखिए संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है। पहले तो ये नहीं था, लेकिन संसद द्वारा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसको संविधान में शामिल किया गया है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी है। तो कुल मिलाकर अब जो है शिक्षा का अधिकार, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार जो है, ये एक मौलिक अधिकार बन गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 या 24। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन के प्रतिषेध का प्रतिबंध करता है और इसमें यह वर्णन है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खानों, कारखानों या अन्य किसी जोखिम वाले स्थानों में जो है शामिल नहीं किया जा सकता, यानी उनसे वहां पर काम नहीं लिया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों 2 जून 2017 को बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध है और यदि ऐसा कोई करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 या अनुच्छेद 28। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 27 द्वारा। देखिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 27 में राज्य किसी ऐसे कर को व्यक्ति को देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जो किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति में खर्च किया जाना हो, लेकिन राज्य कोई भी धार्मिक सुविधा देने के लिए शुल्क आरोपित कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इसमें आपको देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। देखिए, अधिकार कर्तव्यों को बाधित करते हैं, अनुदेशित करते हैं, निहित हैं या विरोध करते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, संविधान और विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों की सीमा में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है और अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करते हैं। दोस्तों, कहा भी जाता है कि गांधी जी के शब्दों में, यदि हम अपने कर्तव्य करेंगे तो हमें अधिकार अपने मिल जाएंगे स्वयं ही।
अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ, शर्मा बनाम कृष्ण या बंबई राज्य बनाम बलसारा। तो सही उत्तर है मूल अधिकारों से संबंधित विवाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का विवाद है, जो 1967 का है और ये मूल अधिकारों से संबंधित है। इसमें इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, जबकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? यहां पर देखिए, विधि के समक्ष समता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों यहां पर देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। भारत में जो अधिकांश मूल अधिकार हैं वो विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं, जैसे अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता का अधिकार, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन कुछ मूल अधिकार जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30 जो हैं दोस्तों, ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 29। दोस्तों मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के प्रावधान किया गया है और इसमें यह कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भाग में निवासी या नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया था? आपको बताना है। ऑप्शन है 1971, 1976, 1979 या 1981। तो सही उत्तर ऑप्शन बी 1976 में। दोस्तों 1976 में बधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया और इस कानून के अंतर्गत बिना भुगतान किए मजदूरी कराना गैर कानूनी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो सही उत्तर है 1980 में। देखिए दोस्तों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति जानने के लिए 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी देसाई सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन करने की घोषणा की और इसने अपनी रिपोर्ट 12 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत करते हुए पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। तो मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 33। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसी और लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षा बलों के मूल अधिकारों को सीमित करने वाली विधियां बना सकता है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैं इसको स्टार कर रहा हूं। देखिए ये परीक्षाओं में आगे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिए मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित अनुच्छेद 33 के अंतर्गत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधि मंत्री द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों सही उत्तर आपका हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मौलिक अधिकार जो हैं ये राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं विशेष परिस्थितियों में। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन दो प्रकार से होता है। एक तो अनुच्छेद 358 के द्वारा, इसमें यह है कि युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण भारत अथवा उस किसी क्षेत्र पर आपातकाल प्रभावी हो तो अनुच्छेद 19 में मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। और दूसरी बात, अनुच्छेद 359 में राष्ट्रपति को ये अधिकार प्रदान किया गया है कि वो आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य किसी भी मूल अधिकार को प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? ऑप्शन है भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। देखिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को संविधान द्वारा मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के संरक्षण की शक्ति दी गई है।
दोस्तों आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32, देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत क्या है कि ये जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की जो रिक्त सीट है उसको देखा जाए तो यहाँ पर इसकी अधिकारिता केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में सीमित है। वहीं हाईकोर्ट जो हमारे उच्च न्यायालय हैं उसके अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इसकी अधिकारिता मूल अधिकारों के उल्लंघन के साथ साथ अन्य विषय भी शामिल हैं। और देखिए दोस्तों इसमें मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके, देखिए परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेषण। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैबियस कॉर्पस कहते हैं। दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है व्यक्ति को शरीर सहित उपस्थित करना, और इस रिट के द्वारा उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 द्वारा किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए आदेश जारी कर सकता है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है, यानी इनमें से सब गलत हैं, केवल एक सत्य है। देखिए भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया। अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार शामिल किए गए, या क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तो इनमें से सही है, देखिए दोस्तों भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट यानी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो नेहरू रिपोर्ट बनी थी उसने समर्थन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निवारक निरोध या निवारक नजरबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाए रखा जा सकता है। ऑप्शन है आपके 1 माह, 3 माह, 6 माह या 9 माह। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 माह। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(4) के अंतर्गत निवारक निरोध का प्रावधान किया गया है, और इसके अनुसार किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को इससे अधिक समय तक नजरबंदी में रखना हो तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा या सिफारिश आवश्यक होगी। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 25। तो सही उत्तर अनुच्छेद 19(1). दोस्तों नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2004 मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1) में वर्णित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो इस प्रकार से निजी भवनों के ऊपर भी राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।